प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सबको एक सुंदर कविता सुनाना चाहती हूँ। यह कोई साधारण कविता नहीं, बल्कि एक ऐसे महापुरुष के ऊपर लिखी गई कविता है जो आज भी करोड़ों देशवासियों के मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत हैं। तो सुनिए, कविता का नाम है जिसका नाम था विवेकानंद। कवि विजय कुमार सपत्ति। आज भी परिभाषित है उसकी ओज भरी वाणी से निकले हुए वचन, जिसका नाम था विवेकानंद। उठो जागो सिंहों, यही कहा था कई सदियों पहले उस महान साधु ने, जिसका नाम था विवेकानंद। तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, कहा था उस विद्वान ने, जिसका नाम था विवेकानंद। सोचो तो तुम कमज़ोर बनोगे, सोचो तो तुम महान बनोगे, कहा था उस परम ज्ञानी ने, जिसका नाम था विवेकानंद। दूसरों के लिए ही जीना है, अपने लिए जीना पशु जीवन है। जिस स्वामी ने हमें कहा था, उसका नाम था विवेकानंद। जिसने हमें समझाया था कि ईश्वर हमारे भीतर ही है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, उसका नाम था विवेकानंद। आओ मित्रों, हम एक हो और अपनी दुर्बलता से दूर हो। हम सब मिलकर एक नए समाज, एक नए भारत का निर्माण करें। यही हमारा सच्चा नमन होगा भारत के उस महान संत को, जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय युवाओं को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है तो वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हर युवा के लिए आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन के एक भी आदर्श को अगर हम अपने जीवन में उतार पाए तो शायद ही हमें कभी हार का सामना करना पड़े। बच्चों, स्वामी विवेकानंद का जीवन हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह भरता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। बच्चों, खुशी की बात यह है कि आज आप सबको डॉक्टर जगदीश चंद्र जी की रचना स्वामी विवेकानंद पढ़ने का एक अच्छा मौका मिला है, अवसर मिला है आपको। और डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिखी है। तो बच्चों, इसे पढ़कर स्वामी विवेकानंद की महानता के परिचय के साथ उनके आदर्शों को भी अपनाइए। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले पाठ का आशय जानिए। भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अब हम एक एक करके दिए गए हर एक अनुच्छेद को पढ़कर पाठ का आशय जानेंगे। अब पहला अनुच्छेद देखिए। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। आज भी स्वामी विवेकानंद करोड़ों देशवासियों के मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत हैं। इस वीर सन्यासी ने ऐसा कौन सा नेक काम किया है जिसके कारण आज भी हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। इस वीर सन्यासी ने
देश विदेश में भ्रमण करना अर्थात घूमना, देश विदेशಗಳಲ್ಲಿ संचरिಸಿ, भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा सबको समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। बच्चों, अब हम आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? किस घराने में हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। कायस्थ अर्थात हिंदुओं की एक जाति का नाम, घराना अर्थात कुल, करणिका मनेतना। उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? विवेकानंद के पिता श्री विश्वनाथ दत्त, वे एक प्रतिष्ठित वकील थे। और उनकी माता का नाम क्या है? उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। धर्मपरायण अर्थात धर्म का पालन करने वाला, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು। बच्चों, अब तीसरा अनुच्छेद पढ़िए। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। बालक नरेंद्र दिखने में कैसे थे? बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। सुडौल अर्थात सुंदर आकार वाला। ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ, ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸುದೃಢವಾದ ಮೈಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು। अब मुझे बताइए, नरेंद्र की रुचि किन किन विषयों में थी? कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। ಕುಸ್ತಿ, ಓಟ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಈಜುವುದೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿತ್ತು। सिर्फ इतना ही नहीं, वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। ಅವರು ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। बच्चों, अब आगे का अनुच्छेद पढ़िए। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। बच्चों, अब मुझे बताइए, नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में भी बड़े तेज थे, बुद्धिमान थे। अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। देखिए, एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नरेंद्र एक अत्यंत प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्र थे। उनमें बहुमुखी प्रतिभा थी। नरेंद्र की पढ़ाई कहाँ तक हुई है? बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया, परंतु इसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया, उनके पिता की मृत्यु हुई। बच्चों, अब हम आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था।
पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। अध्ययन काल में विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने अर्थात भाषण देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। बच्चों, जैसे हम स्कूल में अलग अलग क्लब्स बनाते हैं ना, जैसे इको क्लब, साइंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, उसी तरह स्वामी विवेकानंद ने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति, भाषण समिति बनाई थी और यहाँ कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। ಈ ಭಾಷಣ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी, दर्शन अर्थात तत्वशास्त्र, दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी आदि विकसित देशों के महान दार्शनिकों की पुस्तकें और उनके शोध को गहनता से अध्ययन किया था। किशोर अवस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक, दर्शन शास्त्र संबंधी विचारों में एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। ಇವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು। माता पिता के संस्कारों एवं धार्मिक वातावरण के कारण स्वामी विवेकानंद के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा या इच्छा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता या इच्छा को पूरा करने हेतु वे ब्रह्म समाज के अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के बाद अंततः वे रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए और ईश्वर के बारे में जानने की अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। और रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से विवेकानंद को आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। बच्चों, अब हम आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। बच्चों, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के जीवन दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने पूरी तरह से गुरुदेव की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। वे अपने गुरु के सेवार्थ क्या करना चाहा?
वे देश विदेश में अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। किस उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद संयुक्त राज्य अमेरिका गए? जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को स्वामी विवेकानंद संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में क्या हो रहा था? उस समय शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। स्वामी विवेकानंद ने इस विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इस महासभा में विवेकानंद ने किस विषय पर भाषण दिया या व्याख्यान दिया? यहाँ उन्होंने भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान पर भाषण दिया। यह वो भाषण था जिसमें उन्होंने सबसे पहले बोला, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इसे सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। पूरा सभागार तालियों के शोर से गूंज उठा। विदेशियों के लिए इतने आत्मीयता से किसी भी धर्म के विद्वान का भाषण की शुरुआत करना पहला अनुभव था। और उनका पूरा भाषण, या हम कह सकते हैं व्याख्यान, बड़ा ही गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण अर्थात सभा में मौजूद लोग जो स्वामी जी के भाषण सुन रहे थे, सब मुग्ध हो गए। मुग्ध अर्थात मोहित होना। उन्होंने अपने गंभीर एवं हृदयस्पर्शी भाषण से सबका दिल जीत लिया था। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। बच्चों, कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। अमेरिका के अलावा विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? अमेरिका के अलावा विवेकानंद इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। बच्चों, स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ऐसी थी जिसे भारत ही नहीं विदेश में भी पसंद किया गया और अनेक विदेशी उनके शिष्य बन गए। और उन शिष्यों में कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय अर्थात वर्णन के योग्य, लिखने योग्य है। वे स्वामी विवेकानंद जी की अनुयायिनी या शिष्या बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। भारत में आज भी जिन विदेशियों पर गर्व किया जाता है, उनमें स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यह विदेशी महिला न केवल भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्तों की खुलेआम मदद की, बल्कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से भारत को समर्पित कर दिया था। बच्चों, अब हम आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वो था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
बच्चों, अब हम यह जानेंगे कि विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। ಅವರು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಮರ್ಮವನ್ನು ಜನರಿಗೆ विवरिसिदरु। स्वामी विवेकानंद ने साधु सन्यासी वर्ग को शांति प्राप्त करने का कौन सा नया मार्ग बताया? दीन दुखी जनों की सेवा। उन्होंने साधु सन्यासी वर्ग को दीन दुखी जनों की सेवा करके शांति प्राप्त करने का नया मार्ग बताया। उन्होंने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। दीन दुखी जनों की सेवा कीजिए, वही परमात्मा की सच्ची सेवा है। समाज सेವೆಯೇ देवरा निजवाद सेवे ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। वे सिर्फ उपदेश नहीं देते थे बल्कि वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। 1897ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಪ್ರಕೋಪದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ಭಾರತೀಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರು। समर्थ लोगों को उन्होंने क्या संदेश दिया? समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा, गरीबों की स्थिति सुधारने का संदेश दिया। तो इसी ध्येय से यानी दीन दुखियों की सेवा, समाज सेवा करने के उद्देश्य से ही उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बच्चों, अब मैं आगे का अनुच्छेद पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीचे जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। बच्चों, स्वामी जी ने लोगों को किन किन बातों के बुरे प्रभावों का बोध कराया? बोध कराना अर्थात समझाना, जानकारी देना। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण यानी अपने देश की संस्कृति एवं सभ्यता को महत्व न देकर दूसरे देशों के रीति रिवाजों का अनुकरण करना, दास्य मनोभाव यानी बिना किसी प्रतिरोध के दूसरों की गुलामी स्वीकार करना आदि बातों के बुरे प्रभावों के बारे में समझाया। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने लोगों से यही कहा कि अपने आप को कमज़ोर मत समझो, खुद पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो। जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ऐसे अनेक प्रेरक विचारों द्वारा उन्होंने क्या किया? जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। लोगों के मन में देश प्रेम एवं एकता की भावना जगाने हेतु स्वामी विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीचे जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने न सिर्फ भारत के विकास के लिए काम किया
बल्कि लोगों को जीवन जीने की कला भी सिखाई। बच्चों, 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे। परलोक सिधारना अर्थात मरना या देहांत होना। स्वामी विवेकानंद हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। उनका जीवन हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा भरता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।